भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के अध्यक्ष के नाते मुझे इस बात पर गर्व है कि संसद के इन चारों सदस्यों ने, सुषमा जी, अरुण जी, अनंत कुमार जी और अनुराग जी, राजनाथ सिंह जी ने यहाँ बैठ करके जितना कुछ कर सकते थे बहुत किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन चार नेताओं के नेतृत्व में यह जो जम्मू कश्मीर के साथ भारतीय जनता पार्टी का जुड़ाव डॉक्टर मुखर्जी के समय से रहा है, उसमें ये जो तीसरा अध्याय जुड़ा, उसके लिए हम सब गर्व कर सकते हैं, इन सब का अभिनंदन कर सकते हैं। लेकिन जहां अपने लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के लोगों ने या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो कुछ किया वह अभिनंदनीय है, देश के लिए बहुत हितकर है, हितावह है। वहां शासन ने क्या किया, सवाल जो सुषमा जी ने उठाए और जो सवाल अरुण जी के विस्तृत भाषण से और सुषमा जी के भाषण से और थोड़ा बहुत जो अनंत कुमार जी ने जुड़ा, उसमें से उभरते हैं ये सरकार का आचरण जो है संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। और मैं तो इससे आगे बढ़कर के कहूंगा, इट इज नॉट ओनली एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट ओनली इलीगल, इट इज क्रिमिनल, आपराधिक है। और ये बातें आज जो कही अरुण जी ने और सुषमा जी ने आपके सामने कही, मैं आपको कह सकता हूं कि इसका जो आरंभिक भाग है, मुझे स्वयं प्रधानमंत्री को कहने का अवसर मिला। मैंने तुरंत, जैसे ही मुझे पता लगा कि हमारे दोनों सदनों के नेताओं को इस प्रकार से वहां पर अंदर घुसने नहीं दे रहे, तब तक गिरफ्तारी की बात नहीं थी, नहीं घुसने दे रहे हैं। सुषमा जी से मेरी बात हुई कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की और मैंने कहा कि मेरे समझ में नहीं आता कि किस कानून के अधीन जम्मू कश्मीर में प्रवेश पर रोक सकती है। मुझे याद आता है कि आखिर तो पहला अध्याय हमारा शुरू हुआ संस्थापक के द्वारा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। अच्छा, उस समय जो कुछ उन्होंने किया उसके लिए हमको बहुत भारी कीमत देनी पड़ी, बहुत भारी कीमत हमको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान देना पड़ा। आज हमको, हमारे लोगों को चोटें आई हैं, मारा है, पीटा है, मैं तो कहता हूं बहुत बड़ी कृपा है उनकी कि कोई हमारा मरा नहीं, कोई कार्यकर्ता मरा नहीं है। लेकिन उस समय वो जो कुछ किया सरकार ने, उनको कानून का सहारा था। उस समय एक, चाहे कानून असंवैधानिक हो था, लेकिन परमिट सिस्टम लगा रखा था कि बिना परमिट के कोई नहीं जा सकेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या कोई हो, अंदर अगर जाएगा तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, कानून के खिलाफ है। आज कोई कानून नहीं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता वे स्वयं जाते हैं और वो कहते हैं कि हम अंदर घुसने नहीं देंगे। इतना ही नहीं तो कभी किसी को कोई एक्सटर्नमेंट का लॉ नहीं होता तो एक्सटर्न करके आपके इसी वायुयान को कहेंगे वापस जाएंगे। और ये बातें मैंने प्रधानमंत्री को कही, मैंने कहा उनको गिरफ्तार कर लेते, अगर वो भी गिरफ्तार, जैसे सही कहा कि अगर कोई सेक्शन 144 तोड़े तो गिरफ्तार करेंगे, बाकी तो उस समय परमिट सिस्टम था, परमिट बिना परमिट के जाएगा। मैं समझता हूं कि what has happened in Jammu and Kashmir to deal with Bharatiya Janata Party's campaign or move to have the tricolor hoisted at the Lal Chowk is something which is totally indefensible. It is unconstitutional,
also in respect of some of these. ये कैसे हो सकता है? 64 लाख रुपए खर्च हुए, जिन लोगों ने 64 लाख रुपए खर्च करके और स्पेशल ट्रेन किया, और ये उस ट्रेन को ऐसे वापस करेंगे? कौन सा लॉ है, कौन सा कानून है? इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं हुआ। और इसीलिए मैं चाहूंगा, खास करके मेरे मीडिया के मित्र यहाँ पर हैं, these are matters which need to be reported in some detail. बताना चाहिए। It's a shame for the country that this kind of thing has happened. हाँ, बाकी ये सही है कि ये तीसरी बार हुआ है। दूसरा जो है, डॉक्टर जोशी जब गए थे तब सौभाग्य से इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई, लेकिन पहले में हमको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और इस तीसरे में जो कुछ हुआ है वह शासन के स्वरूप को, प्रकृति को उजागर करते हैं। और उसमें कोई ये गलतफहमी में न रही है कि केवल मात्र यह जम्मू कश्मीर के राज्य ने किया है। नहीं, ये जम्मू कश्मीर का राज्य और केंद्र का राज्य, इन दोनों की जवाबदारी है, दोनों ने किया। और प्रधान यहाँ आकर के वहां के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से मिलकर के उन्होंने सारा किया है, बात करके किया है। और मैंने जैसे आपको बताया कि कम से कम पहला जो भाग है, जो कि सबसे अधिक शॉकिंग है, कि आप दोनों हमारे नेताओं को कहें कि आपको अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे और आप वापस लौट जाओ, इसी प्लेन में वापस चले जाओ। इसकी बात मैंने स्वयं ने उसी समय कही प्रधानमंत्री को कि क्या है, हाउ कैन दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस समय अनुराग जी ने और पार्टी ने इस प्रकार की यात्रा डॉक्टर मुखर्जी के जन्म स्थान से लेकर के डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान स्थान तक करने की बात सोची, तब ये कल्पना नहीं थी कि इसके इतने पहलू हो जाएंगे और इतने परिणाम निकल जाएंगे। और वो जो परिणाम निकले हैं, वो परिणाम इस सरकार की प्रकृति को उजागर करते हैं। उसके वास्तव में वो किस हद तक जाते हैं। जैसे इमरजेंसी के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है बहुत। आज मेरे पत्रकार बंधु यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको कहता हूं कि अगर इमरजेंसी के बाद गलतफहमी में उस समय की सरकार ने चुनाव न करवाया होता 77 में, तो हिंदुस्तान से इस बात की पूरी संभावना है कि आज हम लोकतंत्र में नहीं होते। जिस प्रकार से मैं आपसे बात कर रहा हूं, वैसा नहीं कर सकता, लोकतंत्र समाप्त हो जाता, इस बात की पूरी संभावना थी। और जो उस समय अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, वह कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट तो इसी उद्देश्य से था कि जितने प्रावधान इमरजेंसी के दौरान में मीडिया के बारे चीज को फिर से नहीं दोहराता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि आज की सरकार का जो स्वरूप है वो इतना भयंकर है, और वो भयंकर स्वरूप उजागर हुआ है इस सारे प्रकरण में। और इसीलिए केवल मात्र भ्रष्टाचार के साथ लड़ना नहीं है, केवल मात्र जो लाखों करोड़ रुपए विदेशों में जमा है विदेशी पूंजी के रूप में, उनके लिए लड़ाई नहीं करनी है। लेकिन वो सब जो है वो इसी सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। ये भ्रष्टाचार के मामले भी और ये विदेशी बैंकों में जमा पूंजी भी, ये सब इसी सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। और वह सरकार लोकतंत्र के बारे में जो रवैया रखती है वो उस समय उजागर हुआ था इमरजेंसी के दौरान, लेकिन इन 2-4 दिनों में और भयंकर रूप से सामने आया है। हमको उसके विरुद्ध एक सतत युद्ध लड़ना है, ये समझ करके चलना चाहिए। मैं एक बार फिर से जिन लोगों ने इस अभियान को सफल किया और जिन लोगों ने उसके लिए कष्ट सहा, चोटें सही, और कुछ लोग तो अस्पताल में अभी भी पड़े हैं, उन सब का अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि अभी मैं कहूंगा अरुण जी को कि इनके पास एक टेलीफोन छोटा सा आया, वो भी बता दें आप। हम लोगों ने वहाँ की सरकार से ये आग्रह किया है कि इस बात की वो जांच करें
कि जिन लोगों ने लाल चौक पे या बॉलीवुड पे ध्वज लहराया उनके साथ थर्ड डिग्री मेथड्स क्यों इस्तेमाल किए गए हैं। मेरी अभी वहाँ के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और मैंने उन्हें कहा कि अगर इस प्रकार की घटना सच है, और दो साथी तो वो हैं जो हमारे साथ, सुषमा जी मेरे साथ प्लेन में आए हैं जिनके फ्रैक्चर्स हैं, और फोर्टिस में दाखिल है, और फोर्टिस में वहाँ एम्बुलेंस में एयरपोर्ट से सीधा गए हैं। और अभी जो प्रारंभिक खबर आरपी सिंह के संबंध में आ रही है, जो शिखा ने दी है सुषमा जी को, वो भी लगभग इसी प्रकार की है। और इसलिए इसकी जांच करें, ये गंभीर मामला है, क्योंकि पॉलिटिकल एजिटेटर्स के ऊपर थर्ड डिग्री मेथड कश्मीर की पुलिस इस्तेमाल करे, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। और वो सब किस बात के लिए? तिरंगे झंडे के लिए। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, और गणतंत्र दिवस पर हमारे जितने सारे कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं ने गणतंत्र दिवस कैसे मनाया? तो जेल जाकर के, कारावास में जाकर के, और बंदी बन करके, और वो बंदी किस बात के लिए? क्योंकि तिरंगा झंडा लहराना चाहते थे। जबकि ये बात सही है कि मैंने उस दिन जब अनुराग जी को तिरंगा झंडा हाथ में थमाया यहाँ पर दिल्ली के कार्यक्रम में, और मैंने कहा कि ये जाकर के आप वहाँ पर लाल चौक पर लहराइए, तब मैंने उन्हें कहा कि एनडीए की सरकार 98 में आई, उससे पहले जो फ्लैग कोड था उसके अनुसार मैंने जो अभी बात की है वह अपराध होता। लेकिन एनडीए की सरकार आने के बाद फ्लैग कोड को बदला गया, और लगभग उसी समय हमारे नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में मामला डाला था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके लिए फैसला दिया, और उन्होंने इस बात को भी नोटिस किया कि फ्लैग कोड अब बदल गया है, और उस पर लिखा है उनके जजमेंट में, क्योंकि तब तक बदल चुका था फ्लैग कोड को रिवाइज करके, और ये कह दिया गया था कि केवल मात्र 26 जनवरी और 15 अगस्त को आम नागरिक को फैलाने का लहराने का अधिकार नहीं होगा। कभी भी कर सकता है, कभी भी लहरा सकता है, लेकिन सम्मान के साथ। अन्यथा उससे पहले की स्थिति ये थी कि जो हमारे क्रिकेट मैच में भी लोग लहराते थे ना, तो उसको भी पकड़ा जा सकता था कानूनी तौर पर। टेक्निकली दैट वाज आल्सो एन ऑफेंस, लेकिन कोई पकड़ता नहीं था, ये बात अलग थी, लेकिन वस्तुस्थिति ये थी। लेकिन मैं एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस शानदार सफलता के लिए।